हेलो दोस्तों। तो आज से हम शुरू करते हैं करंट अफेयर की अगली सीरीज़, जो कि नवंबर मंथ की है, विजन आईएएस की। तो यहाँ पे हम जो लास्ट के न्यूज़ में जो चीज़ें रहती हैं उसी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि शॉर्ट न्यूज़ होती हैं, और यहाँ से प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कांग्रेस के नेता कमलनाथ को पार्टी के स्टार प्रचारक की सूची से हटा दिया गया है। तो बात करें कि जो कि हमारे देश में जो कि जब आचार संहिता लगती है तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को विशेष पावर होती है 324 आर्टिकल के तहत, जो कि वो लागू करती है। आचार संहिता कौन लागू करती है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो जो है स्टार प्रचारकों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाती है और पार्टी के ऊपर भी प्रतिबंध लगाती है कि आप इस स्तर से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते या किस स्तर से ज़्यादा आप स्टार प्रचारक नहीं रख सकते। तो उसी के मामले में ये थोड़ा न्यूज़ है। तो देख लेते इसमें क्या है कि यह कार्यवाही मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पूर्व आदर्श आचार संहिता मध्य प्रदेश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बार बार उल्लंघन करने के कारण की गई, जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की नियमावली के अनुसार निर्वाचन आयोग स्टार प्रचारक के अभियानों पर निगरानी रखने के लिए निर्देश जारी किए कर सकते हैं। तो यहाँ पे निर्देश जारी कर सकते हैं, मैंने जैसे कि बताया इलेक्शन कमीशन कर सकती है। स्टार प्रचारक का राजनीतिक दलों द्वारा लक्षित निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करने के लिए नामित किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 77 के अनुसार निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर स्टार प्रचारक मूल धारा में राजनीति दल के नेता के रूप में वर्णित की गई सूची निर्वाचन अधिकारी और इलेक्शन कमीशन को प्रेषित करने वाले, मतलब जो कि आपके नेता हैं, जो भी दल के नेता हैं, उनको स्टार प्रचारक जितने भी रखे गए हैं उनकी सूची जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास देनी होती है। तो अगर हम बात करें कि कितने रख सकते हैं, तो इसमें दिया गया है कि जो 40 जो कि मान्यता प्राप्त दल है उसमें 40 रख सकते हैं, और जो कि रजिस्टर्ड हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं वो 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि ऐसी अधिसूचना स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार पर किए गए व्यय को उम्मीदवार की चुनाव व्यय में जोड़ने जाने से छूट प्रदान करती है। जैसे कि कोई पार्टी, मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ने एक निर्धारण दे दिया कि आप 10 लाख से ऊपर जो है आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन जो है आपके जो स्टार प्रचारक होते हैं अगर वो खर्चा करते हैं तो वो जो है वो उस 10 लाख के अंदर नहीं आएगा, यही बात कही गई है, और चाहे वो किसी रैली हो या कोई भी हो। तो चलते हैं आगे अगले न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी तौर पर प्रांतीय दर्जा प्रदान किया है। प्रांतीय दर्जा अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या है, उसके हिसाब से मैं समझा दूंगा कि गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र आप देख सकते हैं भारत के जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में। देखिए यह है आपका गिलगित बाल्टिस्तान। तो आगे न्यूज़ में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकारों के संपूर्ण विकसित प्रांत का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है। गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था। तो जम्मू कश्मीर की जो पहले रियासत हुआ करती थी उसका जो है पुरानी एक हिस्सा था, उस रियासत का एक पुराना हिस्सा था गिलगित बाल्टिस्तान। आगे चलते हैं, परंतु 4 नवंबर 1947 को कबीलाई आतंकियों यानी ट्रिब्यूनल मिलिटेस और पाकिस्तानी और सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण के उपरांत से यह पाकिस्तान के नियंत्रण में है। वर्ष 2018 में गिलगित बाल्टिस्तान आदेश पारित किया गया था। इसका उद्देश्य गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के 5वें प्रांत के रूप में शामिल करना था। तो आप पाकिस्तान में जो है 4 प्रांत हैं विशेष रूप से, और ये जो है 5वें प्रांत के रूप में उसको कहा गया। तो जो आपके 4 प्रांत कौन से हैं? तो बलूचिस्तान है, खैर पख्तूनवा है, बलूचिस्तान, खैर पख्तूनवा, पंजाब, सिंध, पाकिस्तान। क्या कौन सा है? तो बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान।
तो और इसने अभी बल्तिस्तान क्षेत्र को जो है ये इसने पाकिस्तान ने 5वां जो है प्रांत घोषित किया है। तो उसके हिसाब से भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। 1949 में इसे पाकिस्तान की संघीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया है। बलूचिस्तान ये तो हो गया। आगे चलते हैं। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख संसाधित प्रदेश हैं, जिसका अभी हाल ही में जैसे गठन किया गया है, आप लोग जानते होंगे। तो भारत के अभिन्न अंग है, ये भारत ने डिक्लेयर किया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को गिलगित बाल्टिस्तान का महत्व की बात करें तो गिलगित बाल्टिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और चीन तीनों के त्रिसंग स्तर पर अवस्थित है। तो आप देख पा रहे होंगे जो गिलगित बाल्टिस्तान है, यहाँ से आप देखिए, ये जो है यहाँ पे आपका इधर चाइना है, इधर आपका पाकिस्तान है और ये भारत है। भारत के जो त्रिसंग यानी यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे जो है त्रिसंग इसको बोलते हैं, यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान जो है अवस्थित है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा गिलगित बाल्टिस्तान से होकर ही गुजरता है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो भी जो है यहीं से गुजरता है। आगे चलते हैं, कौन सी न्यूज़ है देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जैसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी जो है यहीं से निकलते हैं। सिंधु नदी की जल विद्युत क्षमता गिलगित बाल्टिस्तान को ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बनाती है। आगे चलते हैं। साइबर और साइबर समक्ष क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहयोग पर फ्रेमवर्क व्यवस्था, फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑन साइबर एंड साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु टेक समिट के दौरान फ्रेमवर्क व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 4 वर्षीय समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया और भारत सार्वजनिक, निःशुल्क, भय रहित और सुरक्षित इंटरनेट के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यवसायों, शोधकर्ताओं पर किए जाने वाले अनुसंधान एवं विकास कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराने के लिए $12.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक कोष स्थापित किया गया है। तो कितना का किया गया है? 12.7 मिलियन का। यह दोनों देशों की अपनी साइबर लचीलापन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मतलब जो ढिलवाही है, जो कि कह सकते हैं, जो कि उनमें लचीलापन है, उसको जो है वो बेहतर बनाने, सुदृढ़ बनाने की बात की जा रही है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आधार प्रदान करेगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, रोबोटिक्स आदि शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल इनोवेशन अलायंस नामक एक समूह के तत्वाधान में 25 देशों के साथ ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं। इसमें से प्रमुख प्रौद्योगिकियों के अभाव पर ध्यान देने के साथ साथ महामारी के बाद का दुनिया में उभरने वाली मुख्य चुनौतियों पर चर्चा की गई है। आगे चलते हैं। GIA जोन कर्नाटक यानी ग्लोबल इनोवेशन अलायंस कर्नाटक की बात कर लें। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है। तीनों की एक पहल है। कौन सी? GIA क्या है? ग्लोबल इनोवेशन अलायंस क्या है? तो ये कर्नाटक सरकार की इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य वैश्विक और घरेलू बाजार में नेतृत्व प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों के साथ नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंधों को विकसित करना है। आगे चलते हैं। संयुक्त विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से अग्रणी भारतीय राज्यों, उद्योगों, संस्थानों की नवाचार तथा प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक भारतीय नवाचार गठबंधन यानी नेशनल इनोवेशन अलायंस का भी गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त यह मौजूदा अंतर को पाटने और समग्र नवाचार परिवेश में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी में प्रगतिशील तथा उद्योग के अनुकूल नीतियों, नवीनतम नवाचारों को प्रदर्शित करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। आगे चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं वहाँ पे फोकस करने के लिए बोलूँगा, तो आप लोग इसको देखते जाइए और पढ़ते जाइए। मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मोटर वाहन
एग्रीगेटर गाइडलाइन इशू। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एग्रीगेट दिशा निर्देश 2020 जारी किया है। किसने जारी किया है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोटर वाहन एग्रीगेट दिशा निर्देश किसने जारी किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ये मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसने ही मोटर वाहन एग्रीगेट दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसने जारी किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आगे चलते हैं। एग्रीगेट का आशय एक डिजिटल मध्यस्थ या मार्केट प्लेस बाजार के स्थान से है। एग्रीगेटर की सहायता से ही यात्री कहीं आने जाने अर्थात परिवहन सुविधा के लिए ड्राइवर्स से संपर्क करते हैं। ओला, उबेर, मेरू, कैब्स आदि भारत के कुछ लोकप्रिय कैब एग्रीगेटर हैं। अब देखिए, एग्रीगेटर को दे देगा कि एग्रीगेटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका क्या मतलब, इसका आशय क्या है? ये पीसीएस में ऐसे पूछ सकता है और आईएएस में भी इसको पूछ सकता है। तो एग्रीगेटर का मतलब क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म एक उपलब्ध कराते हैं आपको, मतलब कि एक वेबसाइट उपलब्ध कराते हैं। वेबसाइट ही प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं, जहां आप जा करके इसमें लॉगिन करते हैं, वहां से आप जो है ड्राइवर से संपर्क करते हैं। तो जैसे ओला का एक एप्लीकेशन होता है, उबर का होता है, मेरू कैब्स का, ये जो एप्लीकेशन होता है उसी को बोल रहा है एग्रीगेटर। तो उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया किसने? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें, उद्देश्य क्या है इसके? तो सादा गतिशीलता यानी शेयर्ड मोबिलिटी को विनियमित करना तथा यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करना। मतलब कि आप अगर क्या है कि अगर उबेर या किसी और चीज़ को अगर आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेलवे का आज टिकट आप लेने जाते हैं, तो मान लीजिए आप जाएंगे वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो खिड़की रहती है वहाँ पे टिकट लेने जाएंगे, तो वहाँ पे लाइन लगाएंगे तो भीड़ होगी। तो और अगर आप IRCTC का जैसे वेबसाइट है, तो अगर आप उस पर जाकर के टिकट बुक कर लेते हैं तो वहाँ जाने से आप बचेंगे। तो ये जो भीड़ कम हो रही है, यही जो है इसी सुविधा को इसी को शेयर मोबिलिटी कहते हैं। इसी को शेयर मोबिलिटी कहते हैं, साझा गतिशीलता। आगे चलते हैं, इससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा, भीड़ कम होगी, तो प्रदूषण ऑफिशियली कम होगा। तो आगे चलते क्या है? व्यापार में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्राहक सुरक्षा, ड्राइवर्स के कल्याण संबंधी उपायों को प्रोत्साहित करना है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर की अपने व्यवसायों को चलाने हेतु राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ये जो है ऑप्शन में एक डाल सकता है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उसमें कह देगा कि ऑप्शन में डालेगा लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है। इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है। आगे चलते हैं, एग्रीगेटर्स को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार राज्य द्वारा दिशा निर्देश का राज्य सरकार द्वारा पालन किया जा सकता है। ये दिशा निर्देश राज्य सरकार की ओर से एग्रीगेटर्स के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एग्रीगेटर अपने कार्य के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार हैं। प्रस्तावित दिशा निर्देश में निम्नलिखित को सुनिश्चित किया गया है। क्या? एग्रीगेटर्स का विनियमन यानी रेगुलेशन, इसको बोलते हैं। विनियमन को क्या बोलते हैं? रेगुलेशन। आगे क्या है? एग्रीगेटर ऐप मैंने बताया। वेबसाइट के संबंध में अनुपालन शर्तें, जो शर्तें होती हैं, किराया नियामक का तरीका, मतलब किराया किस तरह से दिया जाएगा, ये चीज़, ड्राइवरों का कल्याण जो और नागरिकों को सेवा और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये जो है दिशा निर्देश में है। आगे चलते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक सतह से सतह तक मार करने वाली संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि जो है ब्रह्मोस का अभी में हाल ही में परीक्षण किया गया, तो कहाँ से किया गया है? तो वो किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। ये कैसी मिसाइल है ब्रह्मोस? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं, सतह से और कैसी वो है? सतह से हवा में है कि सतह से सतह पर है? तो सतह से सतह तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का अभी वो परीक्षण हुआ है। यह क्या है? इस संस्करण की मारक क्षमता 290 किमी है। ये लगभग कमी पूछता है, से बढ़कर 400 किमी किया गया है। मतलब कि 290 से इसको 400 किमी कर दिया गया है। ये एक ऑप्शन में डाल सकता है। हालांकि इसकी गति को 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से 3 गुना पर बनाए रखा गया है।
आगे चलते हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस वस्तुतः भारत एवं रूस का एक संयुक्त उद्यम है। तो ब्रह्मोस किसका किसका उद्यम है? रूस और भारत का। इस पे भी आप थोड़ा गौर करेंगे। इसके तहत ऐसे घातक हथियारों का उत्पादन किया जा रहा है जिन्हें पनडुब्बी जहाजों, विमानों और सतह से लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि इसको तीनों जगह से लॉन्च करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के नौसेना संस्करण का बंगाल की खाड़ी में राजपूत श्रेणी की विध्वंसक युद्धपोत INS रणविजय से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का कहाँ से किया गया है? तो जो कि आपका INS रणविजय है उससे सफलतापूर्वक किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का बंगाल की खाड़ी से सुखोई जेट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो मतलब अगर हम बात करें तीन, जैसे नौसेना, जो नौसेना का संस्करण है जो कि पनडुब्बी से किया जाता है वो INS रणविजय है, और जो वायु से किया गया है वो है बंगाल की खाड़ी में सुखोई जेट से किया गया है। सुखोई जेट एक प्लेन है, उसमें जो है लगा करके उसका मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया एरो वाला। और जो नौसेना से किया है वो किससे किया गया? रणविजय से, INS रणविजय से। आगे चलते हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा अनुसंधान या DRDO की बात कर रहा है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा तट के समीप चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। QRSAM एक छोटी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने की क्षमता से युक्त मिसाइल प्रणाली है। तो ये कैसी है? जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इससे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। जाहिर सी बात है DRDO ने किया है तो वो स्वदेशी ही होगा। और अक्सर जो है उड़ीसा के तट चांदीपुर, आप इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, चांदीपुर है सतीश धवन स्टेशन, वहाँ से अक्सर मिसाइलें प्रक्षेपित की जाती हैं। और चांदीपुर एक स्थान है उड़ीसा में, वहाँ से भी की जाती हैं। आगे चलते हैं। क्या है कि यह शत्रु के हवाई हमलों से सेना की बंद संरचनाओं को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर से 30 किमी है। आगे चलते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वगीर। वगीर कैसी है? तो पनडुब्बी है। पहला तो नंबर यही हो गया, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी वगीर। वगीर क्या है? पूछ देगा वगीर क्या है, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। वगीर क्या है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। वगीर या वजीर भी कह सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यह मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही है। मझगांव कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में 5वीं पनडुब्बी है। कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में 5वीं पनडुब्बी है ये वगीर, स्कॉर्पियन श्रेणी। इस श्रेणी की अन्य पनडुब्बियों में INS कलवरी, INS खंडेरी, INS कंजर, INS वेला, INS वक्शीर सम्मिलित है। वक्शीर अभी निर्माण हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इसका, वक्शीर का। तो इसमें ऑप्शन दे देगा किसका निर्माण हो रहा है, तो वक्शीर का। बाकी वेला, करंज, खंडेरी और कलवरी का जो निर्माण हो चुका है। और 6 पनडुब्बियाँ जो हैं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का डिजाइन स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है, और जिसके अंतर्गत जो है इसके लिए फ्रांस में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया है। यानी फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया गया है। इन पनडुब्बियों में नौसैनिक युद्ध की एक विस्तृत श्रृंखला में संचालन की क्षमता विद्यमान है। इसके अंतर्गत युद्धपोत रोधी तथा पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन अभियान, खुफिया जानकारी एकत्र करना तथा निगरानी करना और नौसेना के अन्वेषण अभियान शामिल हैं। इतनी चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। सैन्य अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो सिम्बैक्स 20 की बात करें तो ये सिंगापुर और भारत में के द्वारा संयुक्त रूप से एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। कैसा है? समुद्री अभ्यास है। और किसके बीच है? तो भारत और सिंगापुर के बीच है। ये आप याद रखें, सिम्बैक्स 2020। और सीट मैक्स सिम्बैक्स है जो कि सिंगापुर और भारत के CT मैक्स क्या है, इसमें 3 देश शामिल हैं।
सिंगापुर तो है ही, भारत है ही, और इसमें थाईलैंड शामिल हो गया, तो ये सिटी मैक्स हो गया। और सिम्बैक्स खाली भारत और सिंगापुर। तो याद रखेंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन बनाया जा सकता है कि किसके किसके सिम्बैक्स किसके किसके बीच है, तो भारत और सिंगापुर। और सिमटैक्स किसके किसके बीच है, तो ये सिंगापुर और भारत तो है, इसमें थाईलैंड जुड़ गया है। आगे चलते हैं। TX2 बाघ संरक्षण पुरस्कार वितरित किए गए हैं। TX2 बाघ कंजर्वेशन यानी TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड। TX2 एक वैश्विक पुरस्कार है। TX2 क्या है, तो एक वैश्विक पुरस्कार है। इसे वर्ष 2010 में जो है विश्व वन्यजीव कोष IWWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, ग्लोबल टाइगर फंड, कैट्स और द लायंस शेयर जैसे बाघ संरक्षण की दिशा में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। तो इतना आप बस ध्यान रखिए कि किसके के दौरान शामिल किया गया था, तो सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन, सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन। बाकी IUCN, कैट्स, UNDP, WWF, तो बहुत अच्छी बात है। ये WWF वाला मत समझ लीजिएगा, फाइटिंग वाला, खली और अंडरटेकर इस तरह से। तो आगे चलते हैं। का आशय बाघों की दुगनी संख्या से है। जो टाइगर रेंज वाले 13 देशों द्वारा निर्धारित अन्य बाघों की वर्ष 2022 तक दुगनी आबादी के समझ को दर्शाता है, लक्ष्य को दर्शाता है। मतलब कि ये 2022 तक जो कि 13 देश हैं जिसमें बाघ पाए जाते हैं, उनमें जो है इनकी संख्या दोगुनी करने की बात की जा रही है। TX2 का सही है। TTCA की बात करें तो TTCA पुरस्कार यानी कि जो ये आपका TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड की बात कर रहे हैं, TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड। TX2 पुरस्कार निम्नलिखित 2 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पहला क्या है, बाघ संरक्षण उत्कृष्ट पुरस्कार, टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड, टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड। और ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया, ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने, ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन। इसमें ट्रांस मानस कंजर्वेशन में असम का मानस नेशनल पार्क और भूटान का रॉयल मानस नेशनल पार्क सम्मिलित हैं। तो इसमें पूछ सकता है कि किन किन को अवार्ड दिया गया है, तो जो कि असम में है मानस और भूटान में है रॉयल मानस नेशनल पार्क, इन दोनों को दिया गया है संयुक्त रूप से जो है टाइगर कंजर्वेशन एक्सेलेशन बाघ संरक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार। यह पुरस्कार ऐसे स्थलों को मान्यता स्वरूप प्रदान करता है किया जाता है जिसके निम्नलिखित विषयों में से 2 या 5 में से उत्कृष्टता प्राप्त की हो, यानी जिसमें निम्नलिखित विषयों में से 2 या 5 उत्कृष्ट है, यानी इसमें से या 2 या 5 अगर प्राप्त किया है, 5 प्राप्त किया है तो उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। जैसे क्या है, बाघ और उसके शिकार की आबादी को निगरानी और अनुसंधान। इस देखिए यही ऑप्शन डाल सकता है, तो आपको इस पॉइंट पे तो विशेष ध्यान देना है। पहला क्या है, बाघ और उसके शिकार की आबादी की निगरानी अनुसंधान। दूसरा है प्रभावी स्थल प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट। कानून प्रवर्तन संरक्षण को बढ़ावा, मतलब उस पर क्या कानून बनाए गए हैं संरक्षण के लिए उसकी बात कर रहा है। समुदाय आधारित संरचना, जो कम्युनिटी बेस्ड, जो कि आपके वहाँ के जो कम्युनिटी होते हैं, जो कि वहाँ लोग निवास करते हैं, उनकी जो अवसंरचना है, मतलब उनके संरक्षण के लिए क्या अवसंरचना है, वो भी आवास और शिकार प्रबंधन, जो उनका शिकार हो जाता है उनके रहने के लिए जो आवास होता है उनका क्या प्रबंधन है, उस पर बात की जा रही है। तो क्या क्या हो गया, शिकार की आबादी और निगरानी, प्रवासी स्थल प्रबंधन, कानून प्रवर्तन, संरक्षण को बढ़ावा, समुदाय आधारित संरक्षण तथा आवास और शिकार प्रबंधन। TX2 पुरस्कार, यह पुरस्कार बाघों की आबादी बढ़ाने के प्रयास के लिए दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया 2022 तक दोगुना करना है। इसमें मौजूदा संरक्षण में सहायता के लिए वित्तीय अनुदान भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए लक्ष्य के पूर्ण करने पर यह पुरस्कार प्राप्त किया है। मतलब ये टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का है उसने भी प्राप्त किया है। ये तो पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपी पीसीएस के लिए। किसने प्राप्त किया है, तो पीलीभीत।
पीटीआर भारत और नेपाल की विशाल तराई क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसकी दक्षिणी सीमा से शारदा और खकरा नदियां संलग्न हैं। शारदा और खकरा शारदा। आगे चलते हैं और ये हमारा लगभग लास्ट होगा, क्योंकि मैं छोटा ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग इतना देख नहीं पाएंगे, थोड़ा अपने को भी वो लगता है कि मन उब जाता है। तो आगे क्या है कि ज्ञातव्य है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट कहाँ गया, ज्ञातव्य कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको मोएफ एनसीसी बोलते हैं, लॉन्चेड वर्ल्ड एक्शन प्लान, जिसको आप देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय परिवर्तन मंत्रालय ने 2020 से 25 के लिए गिद्ध संरक्षण कार्य योजना का शुभारंभ किया है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ये जो है मोएफ और सीसी वर्ष 2006 से ही गिद्धों के लिए एक संरक्षण परियोजना का संचालन कर रहा है। तो इसमें कब से कर रहा है? 2006 से ही कर रहा है। इसलिए नई कार्य योजना के तहत इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित किया गया है। इस कार्य योजना का उद्देश्य न केवल गिद्धों की संख्या में गिरावट को रोकना है, बल्कि ये उनकी संख्या को सक्रिय रूप से बढ़ाना भी है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रत्येक में अतिरिक्त गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के लिए एक भाग के रूप में पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में 4 बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो कहाँ कहाँ? पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, 4 जगह। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। रेड हेडेड वल्चर, लाल सिर वाला गिद्ध जो है, और इजिप्शियन वल्चर के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम का प्रारंभ किया जाएगा। किसके लिए? तो ये जो है आपका रेड वेल्डर वल्चर और इजिप्शियन वल्चर। आगे चलते हैं, पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाली नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई, नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी दवाओं की बिक्री को विनियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, जिसके कारण गिद्धों की मृत्यु होती है, जो कि पशु के दर्द निवारक के रूप में इसको कहा जाता है। डाइक्लोफेनेक इसको बोलते हैं। मवेशियों के उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली दवा है, और जैसी दवाओं की पशु चिकित्सा उपयोग से स्वतः हटाने के लिए एक प्रणाली सृजित की जाएगी। गिद्ध संरक्षण के समक्ष उभरते खतरों पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। 4 वर्षों एक पर राष्ट्रीय व्यापी गिद्ध सर्वेक्षण किया जाएगा। 4 वर्ष में एक बार गिद्ध के लिए खतरों में टकराव, कोलिजन और विद्युत तारों से करंट लगने से मृत्यु हो जाती है, उसको भी जो है इसको शामिल किया गया है। वर्ष 1992, 1990 और वर्ष 2007 के बीच 3 क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्रजातियों जैसे ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड श्वेत पीठ, ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, बैक मतलब पीठ होता है, व्हाइट मतलब सफ़ेद, तो श्वेत पीठ वाला ओरिएंटल और वल्चर जैब्स बोलते हैं, और स्लेंडर विल्ड वल्चर यानी पतली चोंच वाला गिद्ध, स्लेंडर चोंच वाला जो है गिद्ध, और लॉन्ग बिल्ड वल्चर यानी लंबी चोंच वाला, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वाले गिद्धों का संख्या में 99% की गिरावट आई थी। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रजातियों की भारत में प्रजातियों की बात कर लें तो ओरिएंटल वाइट बैक वल्चर पाए जाते हैं, क्रिटिकल हैं। लॉन्ग बिल्ड वल्चर लंबी चोंच वाले, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं। स्लेंडर यानी पतली चोंच वाले, ये भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड हैं। रेड हेडेड मतलब जिसके लाल सर हैं वो भी क्रिटिकल हैं। इजिप्शियन वल्चर ये इंडेंजर्ड कैटेगरी हैं, क्रिटिकल नहीं है, मतलब अत्यधिक जो है वो एंडेंजर्ड हैं, मतलब खतरे में है, वो नहीं है, अत्यधिक होता है क्रिटिकल। हिमालयन वल्चर नियर थ्रेटेड मतलब लगभग समाप्त होने वाले, और बियर्डेड वल्चर नियर थ्रेटेड। सिनेरियस वल्चर ये भी नियर है।
और यूरेशियन ग्रिफन वल्चर ये भी लिस्ट कंसर्न है, मतलब कि इसको ध्यान देने योग्य है, थोड़ा सा ध्यान देने यूरेशियन ग्रिफन वल्चर। तो ये आपको दे देगा कि ये किस कैटेगरी में, थोड़ा सा एक बार इस पर 2-3 बार नज़र मार लीजिएगा। तो इस तरह से आपके लगभग 10 न्यूज़ कंप्लीट होती हैं। आगे की हम चर्चा अगली न्यूज़ में अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए कोई गलती हुई तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। नमस्कार।